चलिए मैं स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को स्टार्ट करने से पहले हमें ये बात बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का ही एक टाइप होते हैं। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को समझने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें डेरिवेटिव्स का जो कॉन्सेप्ट है उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, हम जो डेरिवेटिव्स हैं उनको अच्छी तरह से समझेंगे। हम देखेंगे कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और किस किस तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं। और जब हम डेरिवेटिव्स के टाइप्स देखेंगे तो उसके अंदर एक टाइप जो होगा वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का होगा। तो उसके बाद फिर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छी तरह से आप ध्यान रखिएगा कि हम ऐसा नहीं है कि हम अपने टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं, बल्कि हम अपने टॉपिक को और उसके ओरिजिन में जा करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगेन आप जो क्लासेस का जो सीक्वेंस चलता चला आ रहा है उससे बिल्कुल अपना ध्यान न भटकाइएगा। सबसे पहले हमने स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस किया, उसके बाद हमने कैश कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस किया और उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव्स का ही एक टाइप होते हैं। तो हमें डेरिवेटिव्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम डेरिवेटिव्स से अपनी बिगिनिंग कर रहे हैं, डेरिवेटिव से अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी क्या करेंगे, हम आपके स्क्रीन के ऊपर मैं एक छोटी सी क्लिप चलाऊंगा मोशन ग्राफिक्स की, जो कि आपको डेरिवेटिव्स की जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो देने की कोशिश करेगी। आप इस क्लिप को अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा और ऑब्जर्व करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, और जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं उसके किसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूँगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहूँगा ये कि आप इसे खुद देखिए और ख़ुद ऑब्जर्व करिए और ख़ुद ही इसे समझने की कोशिश करिए। तो ये मोशन ग्राफिक्स की क्लिप है, ये आपके स्क्रीन के सामने प्ले हो रही है, ध्यान से देखिए। आपको बताया जा रहा है यहाँ पर कि डेरिवेटिव जो अपने आप में एक वर्ड है वो डिराइव से बना है, जिसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस समथिंग फ्रॉम सम अदर थिंग। जैसे कि यहाँ पर केन और शुगर का एग्जांपल दिया जा रहा है कि भाई शुगर को केन से डिराइव किया जाता है, इसलिए शुगर जो है वो अपने आप में केन का एक डेरिवेटिव है। और शुगर का जो प्राइस है वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है, वो केन के प्राइस पर क्या है वो डिपेंडेंट है एक तरह से। और शुगर डेरिवेटिव है और शुगर का प्राइस जो है वो केन के प्राइस पर डिपेंडेंट है। और फिर इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ करके आपको डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि आप जब कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी चीज़ को बाई या सेल करने का, डेफिनेटली उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ना कोई प्राइस होता होगा। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी किसी चीज़ को बाई या सेल करने का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसका जो प्राइस होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, क्योंकि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है तो इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो प्राइस होता है उसको किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से डिराइव किया जा रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पर केन और शुगर के केस में देखा कि शुगर का प्राइस भी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। शुगर का प्राइस कहीं ना कहीं केन की गन्ने की जो फसल है, गन्ने की जो सप्लाई है, गन्ने का जो दाम किसानों को दिया जा रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है जी, अगर उसमें किसी तरह की उठापटक होगी, वॉलेटिलिटी होगी, तो शुगर के प्राइस पर वो फ़र्क जो है वो हमें नज़र आएगा। तो इसी तरह से डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी चीज़ को ख़रीदने या बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है और उसके अंदर कोई प्राइस है जिसके ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो ये प्राइस भी अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ये प्राइस जो होगा वो किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस के ऊपर क्या होगा, वो डिपेंडेंट होगा। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का जो एकदम बेसिक और पहला जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिस प्राइस के ऊपर किसी चीज़ को ख़रीदने या बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो प्राइस जो है वो इंडिपेंडेंट ना हो करके वो किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस पर डिपेंडेंट होता है। तो और आप डिराइव वर्ड को आप समझ चुके हैं, आप डेरिवेटिव क्या होता है उसको भी समझ चुके हैं, और उसी के बेसिस के ऊपर आपने अब डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को भी समझने की कोशिश करी है। चलिए हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर सबसे पहले OTC डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं जो मैंने कही कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कई तरह के होते हैं, जिसमें पहली कैटेगरी जो है वो OTC डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की है। और OTC डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं उसको यहाँ पर आपको स्क्रीन के सामने बताया जा रहा है कि OTC डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं इसका मतलब होता है ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स।
यानी कि ओवर द काउंटर का मतलब क्या होता है, डीलिंग का एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें पार्टीज जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट डील करती हैं, डायरेक्ट निगोशिएट करती हैं। जैसे कि यहाँ पर इन एनिमेटेड कार्टून्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर पार्टीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को एक दूसरे के साथ डायरेक्टली निगोशिएट कर रही हैं, चाहे वो इन पर्सन एक दूसरे के साथ मिलकर के निगोशिएट करें या ओवर द फोन करें या ओवर द इंटरनेट भी कर सकते हैं। बस जो एक बेसिक बात है जो ओवर द काउंटर को एक्सप्लेन करती है या ओवर द काउंटर मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करती है वो ये है कि यहाँ पर पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली इन टच हैं, डायरेक्टली निगोशिएट कर रही हैं और डायरेक्टली डील कर रही हैं। तो ओवर द काउंटर को लेकर के आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जबकि हम ओवर द काउंटर को अच्छी तरह से समझ चुके हैं तो ओवर द काउंटर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं उसको भी हम बहुत इजीली समझ लेंगे। हमें पता होगा कि ओवर द काउंटर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जिसमें पार्टीज जो हैं वो डायरेक्टली निगोशिएट करेंगी, ठीक है ना, डायरेक्टली एक दूसरे के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको डील करेंगी। चलिए हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए क्या है स्टोर में। अब यहाँ पर आपको ओटीसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन किया जा रहा है। बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा, हमने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हमने समझे और ओटीसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का ही एक टाइप थे और उसके अंदर अब हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को समझने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक ग्रेन मार्केट का एक एग्जाम्पल जो है वो आपको दिया जा रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि कोई बायर है वो ग्रेन मार्केट में यानी कि अनाज की मंडी में आ रहा है और वो किस तरह से वो सेलर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जो कि अपने आप में ओटीसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो उसका एक जो उदाहरण फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरह से करते हैं उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से बायर और सेलर के बीच में कन्वर्जेशन होता है और ये किस तरह से ट्रेड के जो टर्म्स हैं उसको निगोशिएट करते हैं और जो ट्रेड के जो टर्म्स हैं उसके पीछे की क्या लॉजिक हैं उसको भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। चलिए ध्यान से आप इस कन्वर्सेशन को देखिए जो कि बायर और सेलर के बीच में हो रहा है। तो यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल करके आ रहा है दोनों के कन्वर्सेशन से, जैसे कि यहाँ पर बायर कह रहा है कि भाई मुझे जो डिलीवरी चाहिए इस 100 kg वीट की वो आज नहीं चाहिए, वो 3 महीने बाद चाहिए। तो ये अपने आप में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ये अपने आप में ये एक डिफरेंट तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि हमने स्पॉट और कैश कॉन्ट्रैक्ट में देखा तो वहाँ पर तो चीज़ें आसान थी कि बायर को जो डिलीवरी मिल रही थी वो ऑलमोस्ट इंस्टेंट मिल रही थी या 1-2 दिन 3 दिन के अंदर ही मिल रही थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो बायर है वो डिलीवरी जो है वो तुरंत नहीं चाह रहा है, वो डिलीवरी जो है वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसे डिलीवरी चाहिए, जैसे कि इस केस में 3 महीने के बाद डिलीवरी चाहिए। अब जबकि बायर को डिलीवरी 3 महीने के बाद चाहिए तो सेलर के लिए क्या किस तरह की सिचुएशन खड़ी होगी और सेलर जो उसे प्राइस का कोटेशन देगा उसके पीछे के क्या रीजंस होंगे उसको हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। बाकी और जो स्क्रीन पे जो डेट्स वगैरह आ रही हैं उनको भी ध्यान रखिएगा। तो सारे पॉइंट्स को आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान करके ऑब्जर्व करने की कोशिश करिएगा ताकि आप इसको सही तरह से आप समझ पाएं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेलर जो है वो सोच रहा है कि भाई प्राइस जो इसे 3 महीने बाद की डिलीवरी का दिया जाए वो किस तरह से उसको निकाला जाए, किस तरह से उस प्राइस को डिराइव किया जाए। तो यहाँ पर ये सोच रहा है कि भाई आज तो 20 रुपये का भाव चल रहा है और अगर इसे 3 महीने बाद डिलीवरी देनी है तो क्या करना पड़ेगा, माल को अपने पास स्टोरेज करना पड़ेगी माल की, ठीक है जी। तो उसकी एक सर्टेन गोडाउन की जो स्टोरेज कॉस्ट होगी वो आएगी और उसके बाद ये भी ये सोच रहा है कि अगर 3 महीने तक हम माल को स्टोर करके रखेंगे तो उस 3 महीने तक वो जो माल के अंदर जो फंड्स जो होंगे वो स्टक हो जाएंगे, तो उन फंड्स के ऊपर एक सर्टेन इंटरेस्ट की कॉस्ट भी होगी। चाहे वो अपना फंड लगा करके माल को जमा करके रखे तो भी उसके लिए वो इंटरेस्ट कॉस्ट होगी, या वो उस माल को जो गोडाउन में स्टोर करके रखेगा उस माल को ख़रीदने के लिए और 3 महीने तक रखने के लिए जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, भले वो उस फंड को बाहर मार्केट से उधार ले तो भी उसके ऊपर उसको एक सर्टेन इंटरेस्ट कॉस्ट जो होगी वो पड़ेगी। तो ये कुछ बातें जो हैं ये उसके दिमाग में चल रही हैं और इन्हीं बातों के बेसिस के ऊपर वो एक प्राइस जो होगा वो 3 महीने आगे की डिलीवरी के लिए वो कोट करेगा। चलिए हम आगे देखते हैं।
तो यहाँ पर देखा आपने कि ये कोटेशन उसने दिया, इस कोटेशन को भी आप ध्यान से देखिएगा जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है कि आज 25 फरवरी है, आज जो है वो 20 रुपए का भाव चल रहा है और ये जो सेलर है ये 3 महीने आगे की डिलीवरी यानी कि तकरीबन 25 मई की एक डेट निकल करके आएगी, उस डेट पर यानी कि 25 मई पर डिलीवरी के लिए वो 22 रुपये पर केजी के हिसाब से जो प्राइस है वो कोट कर रहा है और क्वांटिटी जो है वो एग्रीड जो हुई है वो 100 केजी वीट की एग्रीड हुई है। तो इस तरह से सेलर ने बायर को एक कोटेशन दिया और ये कोटेशन जो था वो 22 रुपये का था और ये कोटेशन जो है वो एक तरह से ये जो प्राइस है यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बायर और सेलर के बीच में ये भाई एक 22 रुपये के प्राइस पर हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है ना। तो ये 22 रुपये का जो प्राइस है ये ऐसा नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट है, एक तरह से ये 22 रुपये का जो प्राइस है वो कहाँ से डिराइव हो रहा है, ये आज का जो प्राइस चल रहा है यानी कि स्पॉट मार्केट में जो प्राइस चल रहा है 20 रुपये पर केजी का, ये वहाँ से क्या हो रहा है वो डिराइव हो रहा है। तो बार बार मैं ये डिराइव वर्ड जो है ये आपके नोटिस में ला रहा हूँ, आपके ध्यान में ला रहा हूँ ताकि आपको ये बात जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपने आप में क्या है, ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है और क्योंकि ये दोनों पार्टीज जो हैं ये आपस में डायरेक्टली डील कर रही हैं, डायरेक्टली निगोशिएट कर रही हैं, इस तरह से ये क्या हो रहा है, ये एक OTC डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है और OTC डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ये जो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। तो ये मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता दी जो अभी इस क्लिप के अंदर फर्दर एक्सप्लेन की जानी है। चलिए कोई बात नहीं, जहाँ पर वो आएंगी तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएंगी। मैं आगे इसको प्ले करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन निकल करके आ रहा है कि वाई सेलर कोटिंग प्राइस हायर देन द स्पॉट प्राइस। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है या आप मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई आज तो 20 रुपये पर केजी का भाव चल रहा था, ये सेलर जो है ये स्पॉट प्राइस से ज़्यादा प्राइस क्यों कोट कर रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैरी। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, ये जब तक आप फ्यूचर्स पढ़ेंगे तब तक ये कॉन्सेप्ट जो है ये बार बार निकल करके आएगा और कॉस्ट ऑफ कैरी जब आप फ्यूचर्स की प्राइसिंग पढ़ेंगे वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट जो होगा वो इस्तेमाल होगा। और आपको ये कॉस्ट ऑफ कैरी का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल अच्छी तरह से आपकी नॉलेज में होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह से आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो बिल्कुल ये जो क्वेश्चन आंसर का जो यहाँ पर सेशन चल रहा है इसको आप बहुत अच्छी तरह से आप ध्यान रखिएगा। पूछा जा रहा है कि ये जो सेलर प्राइस कोट कर रहा है 22 रुपये पर केजी का, ये जाहिर सी बात है ये आज का जो स्पॉट मार्केट में जो प्राइस चल रहा था 20 रुपये पर केजी का, जिस पे आप पैसा दिए और तुरंत डिलीवरी ले लिए, तो ये जो 3 महीने आगे की डिलीवरी का जो प्राइस कोट हो रहा है 22 रुपये पर केजी का, भाई ऐसा जो सेलर जो है ये प्राइस ज़्यादा क्यों कोट कर रहा है। तो उसका आंसर बताया जा रहा है कि भाई सेलर जो है ये कॉस्ट ऑफ कैरी की वजह से ये प्राइस ज़्यादा कोट कर रहा है। आगे इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो 3 महीने आगे की डिलीवरी का जो प्राइस होगा ये कुछ इस तरह से निकाला जाएगा कि स्पॉट प्राइस में कॉस्ट ऑफ कैरी जोड़ दी जाएगी, यानी कि जो आज का जो भाव चल रहा है, ठीक है जी, सारा कैलकुलेशन जो होगा वो उसी के बेसिस पर होगा। आगे की डिलीवरी का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी कि फ्यूचर में डिलीवरी का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो सारा कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइसिंग होगी, प्राइसिंग का जो कैलकुलेशन होगा वो आज के स्पॉट प्राइस पर क्या होगा, वो सारा कैलकुलेशन किया जाएगा और आज के स्पॉट प्राइस में क्या जोड़ दिया जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैरी को जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से सेलर आगे का प्राइस क्या करेगा, कोट करेगा। तो ये सारी चीज़ें देख ली, समझ में आ भी गई कि आगे का जो हम प्राइस कोट करेंगे वो स्पॉट प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट होगा, स्पॉट प्राइस से डिराइव होगा और उसके अंदर हम क्या जोड़ देते हैं, कॉस्ट ऑफ कैरी जोड़ देते हैं। लेकिन अभी भी कॉस्ट ऑफ कैरी होता क्या है इसका हमें आंसर नहीं मिला है, तो घबराइए ना, वो आंसर भी आपके स्क्रीन के ऊपर आने जा रहा है। ये आ गया आंसर आपके सामने। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैरी को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ कैरी क्या होता है। कॉस्ट ऑफ कैरी के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला क्या हो गया, स्टोरेज कॉस्ट है और दूसरा है इंटरेस्ट पेड ऑन फंड रिक्वायर्ड टू फाइनेंस द गुड्स। यानी कि कॉस्ट ऑफ कैरी के अंदर 2 चीज़ें हैं, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैरी के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। सबसे पहला स्टोरेज कॉस्ट, यानी कि आपने आज माल लिया
और 3 महीने बाद आपको डिलीवरी देनी है किसी बायर को, तो आप उस माल को क्या करेंगे, गोदाम के अंदर रखेंगे, गोडाउन के अंदर स्टोर करके रखेंगे, तो उसकी स्टोरेज की कॉस्ट आप पे करेंगे। ये स्टोरेज की कॉस्ट आपको बियर करना पड़ेगी एज ए सेलर, एज ए सप्लायर। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो पार्टीज का रेफरेंस ना आप भूलिएगा, यहाँ पर मैं सेलर का पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि सेलर प्राइस को कोट कर रहा है तो उसे कॉस्ट ऑफ कैरी लग रही है, ठीक है नहीं। तो कॉस्ट ऑफ कैरी क्या है, कॉस्ट ऑफ कैरी के अंदर दो चीजें आ रही हैं। सबसे पहला गोडाउन की स्टोरेज कॉस्ट आ रही है, दूसरा क्या है, इंटरेस्ट पेड, ठीक है ना, एक इंटरेस्ट की कॉस्ट आ रही है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इंटरेस्ट की कॉस्ट दोनों तरह से आ सकती है। भले आप अपना पैसा क्या करिए 3 महीने तक गोदाम में फंसा के रखिए तो भी आपको एक तरह से इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ रही है, क्योंकि आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो उस पैसे के ऊपर आप क्या करते हैं, आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं, ठीक है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि आप 3 महीने तक माल जो स्टोर करके रखना चाहते हैं ताकि आप 3 महीने बाद किसी बायर को आप सप्लाई दे सकें, डिलीवरी दे सकें, तो उसको स्टोर करने के लिए जो फंड रिक्वायर्ड है वो आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उस फंड को आप मार्केट से उधार लेंगे, उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ कैरी क्या है, यानी कि जो सेलर है, सप्लायर है, उसको जो आज का भाव चल रहा है, यानी कि जो स्पॉट मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसके ऊपर ये दो तरह की कॉस्ट लगेगी, जो कि हम कॉस्ट ऑफ कैरी के साथ उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैरी क्या है, स्टोरेज कॉस्ट और जो इंटरेस्ट कॉस्ट है इसको मिला करके कॉस्ट ऑफ कैरी निकल करके आती है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कॉस्ट ऑफ कैरी के कॉन्सेप्ट को क्या कर दें, आप भूल जाएं या आपके ध्यान में ना रहे ये, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैरी का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे डेरिवेटिव्स के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि डेरिवेटिव्स का जब आप प्राइसिंग निकालते हैं कि क्या फेयर प्राइस होना चाहिए, उसके अंदर हमेशा ये कॉन्सेप्ट जो है वो काम आता है। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा कि कॉस्ट ऑफ कैरी क्या होता है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर इस क्लिप में आपको बताया जा रहा है कि अब हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरह से हम समझ पा रहे हैं। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि भाई स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क होता है। कह रहे हैं स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट में तो क्या होता है, स्पॉट प्राइस होता है जिसके ऊपर आपको पेमेंट करना होता है और आपको तुरंत डिलीवरी मिल जाती है, आपको 1-2 दिन बाद डिलीवरी मिल जाती है, ठीक है ना। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट और कैश कॉन्ट्रैक्ट में कोई फ़र्क नहीं होता है, बस 1-2 दिन की डिलीवरी का क्योंकि फ़र्क होता है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट और कैश कॉन्ट्रैक्ट को दोनों को हम सेम ही मान करके चलते हैं, ठीक है जी। और आगे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर होते हैं, इसमें क्या होता है आपको बताया जा रहा है कि प्राइस फॉर डिलीवरी इन फ्यूचर, यानी कि भविष्य में जो आपको यानी कि सेलर को जो डिलीवरी देनी है उसके लिए वो जो प्राइस कोट करता है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो प्राइस किस तरह से निकल करके आता है, स्पॉट प्राइस में हम क्या जोड़ देते हैं, कॉस्ट ऑफ कैरी जोड़ देते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो प्राइस निकल करके आता है वो स्पॉट प्राइस में कॉस्ट ऑफ कैरी जोड़ने के बाद निकल करके आता है। तो बिल्कुल एकदम सामने सामने हमें दिखाई पड़ रहा है कि स्पॉट प्राइस और प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी जोड़ने के बाद जो प्राइस कोटेशन आ रहा है जिसके ऊपर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो एक तरह से सीधे सीधे स्पॉट प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो इसी वजह से डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो प्राइस कोटेशन है वो डिराइव हो रहा है। कहाँ से डिराइव हो रहा है, वो स्पॉट प्राइस से डिराइव हो रहा है, वो स्पॉट प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम। तो इस तरह से हम लोग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं और उनको डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों बोला जाता है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम स्पॉट प्राइस। और आगे पॉइंट नंबर 2 में आपको बताया जा रहा है कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर हम देखें तो 2 मेजर कैटेगरीज होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को अब क्या किया जा रहा है, कैटेगराइज किया जा रहा है, क्योंकि हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को हम उसकी डेफिनेशन तो समझ, उसका कॉन्सेप्ट तो समझ गए कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो जिस प्राइस कोटेशन के ऊपर होते हैं या जिसमें जो प्राइस कोटेशन होता है वो कहाँ से डिराइव होता है, वो स्पॉट मार्केट से क्या होता है, डिराइव होता है, ठीक है। लेकिन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को अंदर क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है अलग अलग पार्ट में। तो उनको यहाँ पर हमें एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली एक कैटेगरी निकल करके आ रही है OTC, ओवर द काउंटर
यानी कि अभी हम अपने आप अच्छी तरह से इसको समझ चुके हैं कि ओवर द काउंटर आई मीन कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें पार्टीज जो होती हैं वो डायरेक्टली निगोशिएट करती हैं, डायरेक्टली डील करती हैं। और दूसरी एक जो कैटेगरी यहाँ पर बताई जा रही है वो एक्सचेंज ट्रेडेड, नाम से ही पता लग रहा है कि ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होते हैं। ठीक है, आगे हम इस क्लिप को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिया जा रहा है कि ओवर द काउंटर जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ये अपने आप में इतना ज़्यादा ह्यूज है, इसके अंदर इतनी सारी असेट्स हैं जो कि ट्रेड होते हैं और उन असेट्स के ऊपर क्या होता है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो इसलिए इतने सारी तरह के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसलिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, उसको कैटेगराइज किया जा रहा है। दो कैटेगरीज देखी हमने, ओवर द काउंटर और एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की। और यहाँ पर ओवर द काउंटर के अंदर आपको एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं कि ओवर द काउंटर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की जो कैटेगरी है उसके अंदर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, स्वैप्स होते हैं और भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और एक्सचेंज ट्रेडेड जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके अंदर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। तो ये जो पॉइंट नंबर 2 आपको यहाँ पर बताई जा रही है, बिल्कुल ये पिक्चर एज इट इज आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए, ये पिक्चर आपके दिमाग में छप जानी चाहिए कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो अपने प्राइस को क्या करते हैं, स्पॉट मार्केट से डिराइव करते हैं। यानी कि कोई माल, कोई असेट, कोई कमोडिटी, कोई करेंसी, कोई शेयर स्पॉट मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहा है तो उसका एक सर्टेन प्राइस है। और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जिसमें माल की जो डिलीवरी होगी वो क्या होगी, फ्यूचर में किसी डेट के ऊपर होगी। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होंगे, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के जो प्राइसेस होंगे वो स्पॉट मार्केट के प्राइसेस से क्या होंगे, डिराइव होंगे। अच्छी तरह से अभी हमने देखा। और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है, 2 कैटेगरीज के अंदर बांट दिया गया है। ओवर द काउंटर जिसमें पार्टीज डायरेक्टली निगोशिएट कर रही हैं, डायरेक्टली डील कर रही हैं, और उसका एक उदाहरण है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरी तरफ क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसके अंदर फ्यूचर्स आ गए हैं, जिसके अंदर ऑप्शंस आ गए हैं, जिनको हम आगे चल करके समझेंगे। हम आगे मूव ऑन करते हैं इसी क्लिप में। तो वापस हम इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आ गए। तो इस तरह से बायर ने ये कोटेशन जो है ये एक्सेप्ट कर लिया और दोनों ने शेक हैंड कर दिया, यानी कि दोनों लोग इस कोटेशन के ऊपर एग्री कर गए। तो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में ये एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है ना भाई, कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो किन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। तो ये एग्रीमेंट क्या किया जा रहा है, ये आज 25 फरवरी की डेट के ऊपर किया जा रहा है, जिसमें सेलर और बायर 100 किलोग्राम वीट को ट्रेड करने के लिए एग्री हुए हैं। और इसका जो सेटलमेंट डेट है वो 25 मई यानी कि 25 मई को डिसाइड किया गया है कि 25 मई को सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट का मतलब भी क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। बायर क्या करेगा, बायर पेमेंट करेगा और सेलर क्या करेगा, माल को डिलीवर करेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से जो सेटलमेंट होगा वो 25 मई को होगा, यानी कि फ्यूचर में किसी डेट के ऊपर होगा। और इसमें प्राइस भी एग्रीड कर लिया गया है कि 22 रुपए पर केजी के हिसाब से सेटलमेंट किया जाएगा। तो अगेन ये अपने आप में क्या है, ये एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अंदर जो 22 रुपए का जो प्राइस है इसे डिराइव किया गया है, किससे डिराइव किया गया है, स्पॉट मार्केट के अंदर जो प्राइस चल रहा था उससे डिराइव किया गया था। तो अपने आप में क्या है, ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये अपने आप में ओवर द काउंटर यानी कि ओटीसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पार्टीज क्या कर रही हैं, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली निगोशिएट कर रही हैं, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली डील कर रही हैं। और फिर फर्दर ओटीसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे या अगर आप ही ये सोचें कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ओटीसी जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसका एक उदाहरण है, उसका एक एग्जाम्पल है। चलिए हम आगे मूव ऑन करते हैं। तो ये बताया जा रहा है आपको, ये पार्टी टू पार्टी ओटीसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। OTC derivative contract, it derives this quotation from spot price. OTC derivative contract, namely forward contract, यानी कि ये पूरा एक कैटेगरी थी OTC डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की, जिसके अंदर ये जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है ये OTC डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के नाम से इसके जानते हैं। तो अब इस तरह से हमने देखा कि जो डेट्स हैं वो आगे बढ़ रही हैं और फाइनली सेटलमेंट डे आ जाता है। यहाँ पर जो आपको सामने फैक्ट्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं इनको बहुत अच्छी तरह से आप देखिएगा
कि जब सेटलमेंट डे आ जाता है तो उस सेटलमेंट डे वाले दिन दो तरह से सेटलमेंट हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। एक तो क्या होता है डिलीवरी वर्सेस पेमेंट, ठीक है, यानी कि सेटलमेंट डे आ गया, फ्यूचर में 25 ऑफ मई की बात हुई थी, उस दिन डिलीवरी वर्सेस पेमेंट का भी एक सिस्टम हो सकता है जिसमें बायर क्या करेगा, पेमेंट करेगा और सेलर जो है वो 100 kg जो क्वांटिटी थी वीट की वो डिलीवर कर देगा, ठीक है जी। और एक दूसरा सिस्टम भी यहाँ पर हो सकता है, वो क्या हो सकता है, कैश सेटलमेंट। कैश सेटलमेंट नो डिलीवरी बट एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ये हो सकता है कि अभी जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके सामने पिक्चर ना क्लियर हो रही हो, लेकिन अभी मैंने इसको आगे एक्सप्लेन किया गया है। ध्यान रखिएगा इसको कि सेटलमेंट वाले दिन दो तरह के सेटलमेंट हो सकते हैं, एक तो डिलीवरी वर्सेस पेमेंट का सिस्टम हो सकता है, या क्या हो सकता है कैश सेटलमेंट हो सकता है जिसमें कोई डिलीवरी नहीं दी जा रही है, यानी कि सेलर क्या नहीं कर रहा है, माल को डिलीवर नहीं कर रहा है, बस यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस, यहाँ पर बस प्रॉफिट और लॉस का एडजस्टमेंट हो रहा है। अगर अभी आपको ये बात नहीं समझ में आ रही कि भाई डिलीवरी नहीं हो रही है, ये कैसा सेटलमेंट है कि यहाँ पर सेलर माल ही ना डिलीवर करे, तो कीप योर कूल। अभी थोड़ी देर में ही इस बी पॉइंट को मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा।